इसे नोटबुक में खींचने का उसका उद्देश्य क्या था? क्या उसे बस छोटा सफेद खंजर सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन लगा और वह उसे पकड़ना चाहती थी, या खंजर के बारे में कुछ था? या शायद वह इस ड्राइंग के माध्यम से किसी को समझा रही थी, शायद वह मिस्टर बिष्ट? नोटबुक को पलटने और मिली जानकारी को रिकॉर्ड करने के बाद जगत मेहरा ने कागज का एक 3 सेंटीमीटर x 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा निकाला और उसे नोटबुक की चमड़े की आस्तीन में दबा दिया। यह सुपर संवेदी संपर्क से ओतप्रोत एक वस्तु थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने उस सुबह नाश्ते की दुकान पर एक कर्मचारी के बैग में रखा था। हालांकि उस सुबह से केवल एक भावनात्मक जलसेक पेंसिल ड्राइंग थी। सुपर संवेदी संपर्क की तुलना में भावनात्मक जलसेक प्रक्रिया अधिक बोझिल और जटिल थी। इसके अलावा ये पेंसिल चित्र समय लेने वाले थे और उनके पास अपने निपटान में कोई उपयुक्त जमा वस्तु नहीं थी। लेकिन जगत मेहरा के पास कुछ और ही विकल्प थे। सुपर सेंसरी स्टेट के तहत कई काले घेरे खींचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान इन चित्रों को सफलतापूर्वक भावनात्मक रूप से प्रभावित किया था। उनकी अगली रक्त पीने की अवधि के बाद इन चित्रों में संबंधित विशेषताएं होंगी। इसके अलावा उन्हें एक अस्पष्ट भावना थी कि इस तरह से भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं में कुछ अनूठी विशेषताएं हो सकती हैं। जगत मेहरा ने इन ब्लैक सर्कल चित्रों में से एक को फाड़ दिया। वस्तु को छिपाने के लिए उसके पास कई योजनाएं थीं, लेकिन थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने मिज़ो के सभी सामानों को उनके मूल स्थानों पर वापस रख दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कुछ भी परेशान न हो। फिर वह धीरे धीरे बेडरूम से बाहर चला गया और चुपचाप बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। बालकनी पर खड़े होकर जगत मेहरा ने ब्लैक सर्कल ड्राइंग को एक अजीबोगरीब आकार के कागज के हवाई जहाज में बदल दिया। उसने इसे बेडरूम की खिड़की के किनारे में घुसा दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह कहीं से वहां उतरने के लिए हुआ था। मिज़ो के अपने अद्यतन संज्ञानात्मक मॉडल के आधार पर जगत मेहरा एक योजना के साथ आए, जिसने एक प्रयोग के रूप में भी काम किया। जहां तक नतीजों की बात है, उन्हें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ी। अगली सुबह जगत मेहरा विकासनगर शहर से रवाना हो गया। उनकी विकासनगर शहर की यात्रा के कारण मिज़ो की खोज हुई थी। उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की वह उनकी प्रारंभिक अटकलों और अपेक्षाओं से अधिक थी। मिज़ो की निगरानी जारी रखने या कंपनी में घुसपैठ करने की कोशिश करने के लिए अधिक समय तक रुकना अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है। हालांकि जगत मेहरा की कटौतियों के आधार पर वह जो जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वह संभवतः इस जगह से जल्दी से प्राप्त नहीं होगी। यहाँ इतना समय बिताना जोखिम के लायक नहीं था। बेशक जो अधिक महत्वपूर्ण था वह यह था कि प्रदीप भाटी और कीर्तिका देसाई की शादी नज़दीक आ रही थी। वह न केवल प्रदीप भाटी के अच्छे दोस्त थे, बल्कि वह एक दूल्हे के दोस्त भी थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति कोई विकल्प नहीं थी। गनीमत रही कि शादी का दिन जगत मेहरा का खून पीने का समय नहीं था। अन्यथा उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने खून पीने के कार्यक्रम को समायोजित करना पड़ सकता था कि शादी के दौरान उसे कोई समस्या न हो। दूल्हे वालों में से एक के रूप में जतिन जल्दी आ गया। बुटीक में अपना कस्टम मेड सूट पहनने के बाद जतिन ने अपना पेट थपथपाया और कहा, टिंकू, आपकी भविष्यवाणी सही थी। डॉक्टर को देखने और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के बाद इस महीने मेरा वजन काफी बढ़ गया। भगवान का शुक्र है कि आपने मास्टर शर्मा जी को मेरे लिए कुछ जगह छोड़ने के लिए कहा। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, इस स्तर पर आप जल्द ही इस सूट को आगे बढ़ा देंगे और यह एक बार उपयोग होने वाली वस्तु बन जाएगी। जब उन्होंने आखिरी बार उन्हें देखा था तो जगत मेहरा ने देखा कि जतिन को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। अपने शक्तिशाली रिमाइंडर के बाद जतिन ने तुरंत एक चेकअप कराया और इलाज शुरू किया। मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए वह जल्दी से ठीक हो गया। जगत मेहरा व्हाट्सएप और कॉल के जरिए जतिन की हालत पर नजर रख रहे थे। अपनी पिछली मुलाकात के दौरान जतिन को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि जतिन अच्छे स्वास्थ्य में है। अगर वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जारी रखता है तो समस्या गंभीर नहीं होगी। तुम जाओ, मैं जल्द ही काम करना शुरू कर दूंगा और आपकी तरह मैं भी खुश हो जाऊंगा, जतिन ने आत्मविश्वास से कहा। पवित्र बकवास, सच में?
आपने आखिरकार कसरत करने का फैसला कर लिया है? आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? हमारे विश्वविद्यालय के दिनों के दौरान मैंने आप दोनों को कसरत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जगत मेहरा को यकीन हो गया था, फिर भी आप कभी राजी नहीं हुए। जिन दुर्लभ अवसरों पर आप गए थे, आप आधे घंटे तक आराम करने से पहले केवल 2 मिनट के लिए कसरत करेंगे। अब अचानक आप वास्तव में ऐसा करने का मन करते हैं? अब कस्टमेड दूल्हे का सूट पहने हुए प्रदीप भाटी जतिन को संदेह की दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़े। अब कबूल करो, क्या तुम मुझसे एक और महिला छिपा रहे हो? यह सुनकर कपड़े पकड़ी महिला कर्मचारी खिलखिला उठी। जगत मेहरा ने भी हंसते हुए कहा, आप लोग इस तरह अपने आप को गर्म हवा से फुला रहे हैं। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आ रही है कि मैं आपको जानता हूं। जतिन ने उसे गंभीरता से देखा और गंभीरता से पूछा, टिंकू, हम क्या करें? भाई बिन ने हमारे अफेयर का पता लगा लिया है, हम इसे अब और नहीं छिपा सकते। दांत पीसते हुए प्रदीप भाटी ने जवाब दिया, मुझे कभी नहीं पता था कि आपके पास बाल्टी के लिए कुछ है। गंजी पुरुषों के साथ क्या गलत है? वे प्राकृतिक फ्लैशलाइट की तरह हैं, ऊर्जापचत और पर्यावरण के अनुकूल। जतिन जगत मेहरा को अपने गंजे सिर पर थपथपाने ही वाले थे, तभी जगत मेहरा ने उन्हें लात मार दी। महिला दुकान सहायक ने उसकी हंसी को दबा दिया। सूट की दुकान से निकलने के बाद जगत मेहरा हवाई अड्डे से अपने विश्वविद्यालय के 3 साथियों को लेने के लिए प्रदीप भाटी की कार में सवार हो गए। जतिन, प्रदीप भाटी, एक अन्य हाई स्कूल के दोस्त के साथ दूल्हे के रूप में अभिनय करते हुए सभी को अपने स्वयं के कार्य करने थे। शादी से पहले अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। इससे पहले कि जगत मेहरा गाड़ी चला पाता, जतिन कार की खिड़की में झुक गया और धूर्तता से सुझाव दिया, जब तुम यशवर्धन को देखो तो उसे मत बताओ कि तुम कौन हो, बस ऊपर जाओ और उसे डराओ। अरे, क्या प्रदीप भाटी की कार में धूप के चश्मे नहीं हैं? जब आप जाएं तो बस अपने काले चश्मे को उन लोगों के लिए स्वैप करें। यशवर्धन हमेशा इस बात पर डींग मारता रहता है कि वह कितना बहादुर है। आइए देखें कि क्या वह वापस लड़ने की हिम्मत करता है। हे भगवान, मैं इसके बारे में सोचकर बहुत उत्साहित हूं। काश मैं इसे फिल्माने के लिए साथ जा रहा होता। यशवर्धन विश्वविद्यालय से उनका दूसरा रूममेट यशवर्धन था। यश को बहुत पहले ही एक प्रेमिका मिल गई थी और वह उसके साथ रहने के लिए छात्रावास से बाहर चली गई थी। इसलिए जगत मेहरा के समूह के साथ उनका बंधन उतना मजबूत नहीं था। बेशक यह कहना सही नहीं होगा कि उनका रिश्ता भी खराब था, लेकिन जतिन शेखी बघारने वाले यशवर्धन के साथ काफी बहस करते थे और चूंकि जतिन एक सहज बात करने वाला नहीं था, इसलिए वह अक्सर हारने वाले पक्ष में समाप्त हो जाता था। पास में खड़े प्रदीप भाटी ने हंसते हुए कहा, बस इतना ध्यान रखें कि आप उसे इतना डराएं कि वह पुलिस को बुलाता है, और अगर यशवर्धन को डराना ठीक है तो उसकी प्रेमिका को डराना नहीं है। वह एक ही विमान पर है। ओह, क्या उसकी गर्लफ्रेंड हमारे भाई भाटी का पीछा नहीं करती थी? आपके सपनों में, प्रदीप भाटी ने जतिन के सिर पर एक चंचल थप्पड़ मारते हुए जवाब दिया। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मुझे सिर बंद कर देना चाहिए, उन्हें हवाई अड्डे पर बहुत लंबे समय तक इंतजार करना अशिष्टता होगी। एक बार एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे पर जगत मेहरा अपने कॉलेज के दिनों को याद करने में मदद नहीं कर सके। अपनी बढ़ी हुई याददाश्त के लिए धन्यवाद। वह न केवल अपने उत्परिवर्तन के बाद हुई हर चीज को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था, बल्कि उत्परिवर्तन से पहले की यादों को भी आसानी से याद कर सकता था, जो चीजें उसने सोचा था कि फजी या भूल गई थीं। अपने माता पिता के प्रतिबंधों से मुक्त और हाई स्कूल के भारी शैक्षणिक बोझ के बिना कॉलेज में उनके शुरुआती वर्ष निस्संदेह उनके जीवन के सबसे सुखद और सबसे लापरवाह समय थे। उस समय वह निश्चित रूप से अपनी वर्तमान स्थिति की कल्पना नहीं कर पाएगा। उनकी वर्तमान स्थिति, इसके बारे में सोचकर ही जगत मेहरा हंसने लगे। चूंकि कार में कोई और नहीं था, इसलिए उसने खुद को जाने दिया। जल्द ही उसकी शांत हंसी एक हार्दिक हंसी में बदल गई। वह इतनी जोर से हंस रहा था कि वह लगभग रोने लगा था। एक्सप्रेसवे पर एसयूवी चला रहा एक युवक एक मजबूत भावना से भर गया था। यात्री की सीट पर बैठी युवती भी परेशान थी, बिना रुके शिकायत कर रही थी, मैंने आपको जीपीएस का उपयोग करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं,
आपने सोचा था कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। देखो अब क्या हुआ। आप बाहर निकलने से चूक गए, है ना? अब हमें निश्चित रूप से देर हो जाएगी। ड्राइवर की सीट पर बैठे युवक ने वापस तर्क दिया, मैंने इस सड़क को सैकड़ों बार चलाया है, मुझे जीपीएस की आवश्यकता क्यों होगी? तो क्या तुमने बाहर निकलने से नहीं चूका? युवती तुरंत वापस आ गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी सारी बकबक से मुझे विचलित कर रहे थे। ओह बढ़िया, अब यह मेरी गलती है? क्या अब तुम्हारी गलती मेरी गलती है? एक बार जब हम वहां पहुंचे तो उन्हें बताएं कि हमें देर हो गई क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था। मुझे बस चुप रहना चाहिए था। मुझे गूंगा होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि हमें पहले जाने की जरूरत है, लेकिन आप यह कहते हुए रुकते रहे कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तैयार होने में अपना समय लिया, लेकिन एक बार जब हम जाने वाले थे तो उन्माद में चले गए। अगर हम समय पर चले जाते तो हमें देर भी नहीं होती, भले ही हमें फिर से बाहर निकलना पड़े। अगर आप पहले स्थान पर बाहर निकलने से नहीं चूक गए होते तो क्या हमें देर हो जाती? क्या मेरा समय सही नहीं था? अगर आप बाहर निकलने से नहीं चूकते तो क्या हमें देर हो जाती? उसने उसकी ओर देखा। तुम लानत हो। म्याऊं। क्या तुमने मुझे शाप दिया? नहीं, मैंने एक बिल्ली को शाप दिया, युवक ने जल्दी से जवाब दिया। एक बिल्ली? आप इस बिल्ली के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं? महिला ने उसे घूरना जारी रखा। आपकी दादी। उसके पास एक बिल्ली है, युवक चिल्लाया। जब आप गलत होते हैं तो आप स्वीकार भी नहीं कर सकते। आप एक महिला से भी अधिक मूर्ख हैं। मैं एक वुस हूं, युवक गुस्से में था। अनजाने में उसने त्वरक पर ठोकर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप एसयूवी एक मागोटन सहित कुछ कारों को पीछे छोड़ दी। युवक अचानक हंसने लगा और जल्द ही वह युवती, जो गुस्से से शर्मा रही थी, भी हंसने लगी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों और भी जोर से हंसे। कार के अंदर का तनाव तुरंत दूर हो गया। चलो तलाक लेते हैं, युवक ने कहा, सीधे आगे देखते हुए। उसके चेहरे पर मुस्कान का संकेत था, उसकी आवाज शांत और संयमित थी। ठीक है, युवती ने बिना किसी हिचकिचाहट या उसकी आवाज में किसी भी संदेह के निशान के बिना उत्तर दिया। यह आश्चर्यजनक रूप से गर्म और कोमल था। एसयूवी धीमी हो गई और राजमार्ग पर शांति से आगे बढ़ गई। एयरपोर्ट पहुंचने से ठीक पहले जगत मेहरा के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह जानता था कि उसने एक बार फिर खुद को एक निश्चित भावना में डुबो दिया था और शायद भावनात्मक आत्मसात को प्रेरित किया था। उस समय वह वास्तव में अपने आसपास के अन्य वाहनों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उनकी हाई स्पीड ड्राइविंग में हवा के शोर, सड़क के शोर और कार बॉडी के अलगाव ने उनके लिए अन्य वाहनों से बहुत अधिक आवाजें सुनना मुश्किल बना दिया। लेकिन अपने परिवेश से अवधारणात्मक जानकारी एकत्र करने की वृत्ति ने अभी भी उसे कुछ संकेत लेने की अनुमति दी, यह साबित करते हुए कि उसकी भावनात्मक आत्मसात क्षमता अभी भी आसपास के क्षेत्र में लोगों को प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि तेजी से चलने वाले वाहन पर भी, चलती गति या वाहन के शरीर के अलगाव से अप्रभावित। कुछ हद तक उनकी वर्तमान भावनात्मक आत्मसात क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी। प्रारंभ में जगत मेहरा के अवलोकन के अनुसार, जब वह खुद को एक विशेष भावना में गहराई से डुबो देता है तो भावनात्मक आत्मसात केवल तभी होता है जब अन्य लोग उस पर ध्यान देते हैं और उनकी नज़र उस पर होती है। आत्मसात की गई भावना का इच्छित लक्ष्य केवल वही हो सकता है। यह ठीक वैसा ही था जब वह अपना वायलिन के सड़क पर ले जाता था। केवल वे लोग जिन्होंने गलती से उसे देखा था उसी भावना का अनुभव करेंगे। और उनके मन में उस भावना में आगे बढ़ने वाला अकेला व्यक्ति अभी भी जगत मेहरा था। रश्मि सिंह के बर्थडे की रात जब उन्होंने केटीवी में एक गाना गाया तो इमोशनल एसिमिलेशन इसलिए हुआ क्योंकि सबकी नज़र उन पर थी। उनकी धारणा में भावना का स्रोत अभी भी जगत मेहरा ही थे। इसलिए वह एक बार मानता था कि जब वह एक निश्चित भावना में डूबा हुआ था तो यह उसका आचरण, अभिव्यक्ति, शरीर की गति और विभिन्न संकेत थे जो उसने उत्सर्जित किए थे, जो उसके आसपास के लोगों को सम्मोहक रूप से प्रभावित करते थे जिन्होंने उसे देखा और अनजाने में उन्हें उसी भावना में ले गया। क्योंकि ध्यान उस पर था, भावना का वाहक अभी भी वह था।
हालांकि समय बीतने के साथ रक्त पीने और उत्परिवर्तन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। अनजाने में भावनात्मक आत्मसात के तरीके और डिग्री दोनों ने महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव किया। अब जब वह खुद को एक भावना में डुबो देता है तो वह अपने आसपास के लोगों को अंधाधुंध रूप से प्रभावित और आत्मसात कर सकता है बिना उन्हें नोटिस किए। ट्रेन की तरह वह अपनी सीट पर बैठ गया और वास्तव में ट्रेन में बहुत से लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे अभी भी उसकी भावनाओं से प्रभावित थे और एक ही भावनात्मक लक्ष्य था, उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना जिसने अतिरिक्त सीटें ली थीं। उस समय यदि प्रभाव के क्षेत्र में ट्रेन के बाहर भी लोग होते तो वे शायद भावना से आत्मसात हो जाते, लेकिन एक सामान्य भावनात्मक लक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती। जैसे अभी अभी हाईवे पर आसपास के वाहनों में बैठे कुछ लोग जगत मेहरा से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने जगत मेहरा को नहीं देखा था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह अस्तित्व में हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से कुछ अलग होंगी। सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश करने और कई बार बड़े पैमाने पर अवलोकन करने के बाद जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि जब भावनात्मक आत्मसात प्रभावी हुआ तो यह उसी तरह की विशेष ऊर्जा होनी चाहिए जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न संबंधित वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया था, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हालांकि यह विशिष्ट भावना काफी अनोखी थी। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस भावना के प्रभाव में उनके शरीर में थोड़ा बदलाव आया है। वह सहज रूप से इस परिवर्तन को महसूस कर सकता था, लेकिन वह इसका विशेष रूप से वर्णन करने में असमर्थ था। यह ऐसा था जैसे उसने अपने शरीर पर और भी बेहतर नियंत्रण हासिल कर लिया था और उसने जो ऊर्जा और शक्ति अवशोषित की थी वह जल्दी से आत्मसात और एकीकृत हो रही थी। ऐसा क्यों है? यहां तक कि जगत मेहरा खुद भी इस बारे में कुछ हद तक स्पष्ट नहीं थे कि जब वह अभी सड़क पर हंस रहे थे तो वह किस तरह की भावना का अनुभव कर रहे थे और उस भावना का लक्ष्य क्या था। वह बस अपने कॉलेज के जीवन और कुछ विचारों के बारे में याद कर रहा था, फिर अपने उत्परिवर्तन के बाद के कुछ महीनों के बारे में सोच रहा था जो कई वर्षों की तरह महसूस हुआ और इसे बेतुका और मजाकिया पाया, फिर भी कुछ हद तक निराश और उदास भी। विभिन्न भावनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, लेकिन अंत में प्रत्याशा, आनंद और उत्साह में बदल गईं। इस भावना से प्रभावित होने पर राजमार्ग पर अन्य कारों में बैठे लोग क्या महसूस करेंगे, तब भी जब उन्हें जगत मेहरा के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। इसकी कल्पना करना कुछ मुश्किल था, लेकिन यह कुछ भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। कम से कम वह अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। जगत मेहरा के एयरपोर्ट पहुंचने के कुछ देर बाद ही उन्होंने यशवर्धन और उनके पुराने हेड क्लास प्रतिनिधि लुलू को देखा, जो उसी फ्लाइट से आए थे। उन्होंने कुछ महीने पहले प्रदीप भाटी के साथ जतिन को उठाते समय उनकी तरह कोई मजाक नहीं किया। रिश्ते के आधार पर कुछ चुटकुले सुनाए जाने चाहिए। यदि रिश्ता इतना करीबी नहीं है या यह स्पष्ट है कि व्यक्ति उस तरह का मजाक नहीं ले सकता है और आप इसे वैसे भी खेलते हैं, तो यह कष्टप्रद होगा। यशवर्धन, लुलू, यहाँ पर। जगत मेहरा ने उन पर हाथ हिलाया और लुलू को उसके सूटकेस के साथ मदद करने के लिए आगे आया। उनके घबराए हुए चेहरों को देखकर जगत मेहरा ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा, हंसते हुए कहा, मुझे पहचान नहीं सकते, है ना? मैं जगत मेहरा हूं। जगत मेहरा? अरे नहीं। क्या हुआ? आप बहुत बदल गए हैं। जब आप अभी चल रहे थे तो मैं अपने पुराने प्रतिनिधि से कह रहा था कि अगर वह गंजा आदमी अपना चश्मा उतार देता है और सूट पहनता है तो वह हिटमैन 47 की तरह दिखेगा। यशवर्धन ने मजाक किया। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा और काम किया। फिर वह दोनों को विश्राम क्षेत्र में ले गया। उन्हें अभी भी कॉलेज के एक और सहपाठी का इंतजार करना था। उसकी उड़ान अगले 40 मिनट तक नहीं आएगी। यशवर्धन और लुलू के लिए जगत मेहरा ने स्वाभाविक रूप से संबंधित संज्ञानात्मक मॉडल भी स्थापित किए। उनमें से ज्यादातर अपने कॉलेज के दिनों की यादों पर आधारित थे। बस उनके संक्षिप्त प्रारंभिक अभिवादन से वह मूल रूप से उनके चरित्र प्रोफाइल को संशोधित कर सकते हैं और लक्षित निर्णय ले सकते हैं। जगत मेहरा की नज़र में यशवर्धन का व्यक्तित्व आज भी पहले जैसा ही दिखावा और मिलनसार था। इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत उत्साही प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन औपचारिक रूप से विनम्र बने रहे और थोड़ा रहस्यमय और उकसाने में आसान नहीं दिखाई दिया।
इस तरह वह बहुत परेशानी से बच सकता था। इसका मतलब यह नहीं है कि वह यशवर्धन को पसंद नहीं करते थे, यह उनकी सामाजिक रणनीति में सिर्फ एक विकल्प था जो उन्हें अधिक ऊर्जा बचाने की अनुमति देगा। ठीक वैसे ही जतिन को भी मजाक करना पसंद था और उनके चुटकुले विशेष रूप से व्यंग्यात्मक हो सकते थे, लेकिन जगत मेहरा उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया देते थे और जवाब देते थे। इसे सामाजिक रणनीति का एक और विकल्प माना जा सकता है, या बिना किसी रणनीति के एक सच्ची प्रतिक्रिया, अधिक भावनात्मक और प्रत्यक्ष। कुछ देर उन दोनों से बातें करने के बाद एक और सहपाठी मोहित अत्री भी आ गए। कुछ देर तक बधाई देने के बाद वे जगत मेहरा के निर्देशन में पार्किंग की ओर रवाना हो गए। जगत मेहरा, क्या आप अभी भी अपनी पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं? लुलू ने कार में बैठने के बाद पूछा। नहीं, मैं अब अपना काम कर रहा हूं, जगत मेहरा ने सरलता से जवाब दिया। क्या आपने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया? यह बढ़िया है। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित किस क्षेत्र में है? यशवर्धन ने भी पूछा। बस थोड़ा सा समय उधम, जगत मेहरा हंसते हुए बोले, जबकि मैंने प्रदीप भाटी से सुना है कि आपकी कंपनी यशवर्धन अच्छा कर रही है। ऐसा लगता है कि आपने वित्तपोषण के कई दौर प्राप्त कर लिए हैं। क्या आप जल्द ही सार्वजनिक होने की योजना बना रहे हैं? शायद हमारे सहपाठियों में से एक अगला अरबपति होगा। अरबपति मेरी गांड, मैं सबसे छोटा साथी हूं। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अब यह बहुत कठिन है। पूंजी अब पैसा जलाने को तैयार नहीं है और सावधान रहने लगी है। अरे, इन दिनों व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं है। पुराने प्रतिनिधि की तरह एक स्थिर नौकरी करना अधिक आरामदायक है। उन्होंने कहा, इन दिनों कौन सी स्थिर नौकरी बची है? यशवर्धन, रोना मत। मैंने सुना है कि आपने सितंबर में एक विला खरीदा है और अपनी प्रेमिका के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी खरीदी है। अरे बॉस यश, मुझे बताएं कि मैं कब आ सकता हूं और अरबपति जीवन शैली का अनुभव कर सकता हूं। पैसेंजर सीट पर बैठे मोहित अत्री भी मुड़े और हंसने लगे। बातचीत को यशवर्धन की ओर मोड़ने के बाद जगत मेहरा ने अब सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, इसके बजाय ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। शहर में प्रवेश करते ही लाल बत्ती का इंतजार करते हुए मोहित अत्री ने अचानक कहा, जगत मेहरा, आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है। इससे पहले कि जगत मेहरा जवाब दे पाता, यशवर्धन, जो उसके पीछे बैठे थे, आगे की सीट के पीछे एक हाथ रखते हुए आगे झुक गए और उत्सुकता से पूछा, आपका क्या मतलब है? मैंने जगत मेहरा को बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा, मोहित अत्री ने समझाया। ड्राइविंग कौशल केवल इस बारे में नहीं है कि कोई कम समय में कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। शहर भीड़-भाड़ वाला है और राजमार्ग पर गति सीमा है। कोई वास्तव में कितनी तेजी से जा सकता है? जगत मेहरा की ड्राइविंग के बारे में मुख्य बात यह है कि उनके पास लय की भावना है। मैंने 10 मिनट से अधिक समय तक देखा, उसकी प्रत्याशा बहुत सटीक है और वह बहुत स्थिर है। मैं कई कुशल ड्राइवरों को जानता हूं और वे सभी दैनिक जीवन में इसी तरह गाड़ी चलाते हैं। वह वास्तव में रास्ते में नॉन स्टॉप ओवरटेक कर रहा है। यात्रा की कुल गति काफी तेज थी और उसने कोनों में रेसिंग लाइन भी ले ली। लेकिन पीछे बैठे आपको आक्रामक ड्राइविंग का कोई एहसास नहीं हुआ, है ना? यही सबसे प्रभावशाली है। अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं, तो जगत मेहरा की ड्राइविंग वास्तव में स्थिर है। लुलू ने सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, आखिरकार, मैं 9 साल से एक लाइसेंसधारी ड्राइवर हूं और मैं प्रदीप भाटी की कार से परिचित हूं। लेकिन मोहित अत्री, क्या आप भी एक वेबसाइट डेवलपर नहीं हैं? आप कई कुशल ड्राइवरों को कैसे जानते हैं? दरअसल, उन्हें 9 साल के लिए लाइसेंस दिया गया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने पिछले 2 वर्षों में केवल कुछ ही बार गाड़ी चलाई थी। हालांकि वह प्रदीप भाटी के मैगोटन से परिचित थे, उन्होंने इसे कई बार चलाया था और पहले से ही इसके लिए एक संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित किया था। उन्होंने ड्राइविंग के लिए संज्ञानात्मक मॉडलिंग को भी जोड़ा था। हर ड्राइव के साथ उन्होंने इस मॉडल को लगातार संशोधित किया। उनकी दृश्य क्षमताओं, प्रतिक्रिया क्षमताओं और सूचना प्रसंस्करण की गति को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उनके ड्राइविंग कौशल में सुधार करना कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि अगर वह इस कार को एक अवधि के लिए चलाते हैं,
तो वह अनजाने में इसके कुछ हिस्सों के साथ सुपर संवेदी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हवाई अड्डे से वापस ड्राइव पर वह अवचेतन रूप से अभ्यास कर रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत धीरे से गाड़ी चलाई। और जैसा कि उसने मूल रूप से सोचा था, तीनों यात्रियों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। आखिरकार, एक संवेदी दृष्टिकोण से, उसके पास तेज और उग्र ड्राइविंग की आदत नहीं थी, लगातार तेज गति और ब्रेक लगाना। इसके बजाय उसने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई। मोहित अत्री ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं एक वेबसाइट पर काम करता हूं जो कारों की समीक्षा करती है। भले ही मैं मुख्य रूप से ऑनलाइन विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हूं, मुझे कारें पसंद हैं और आमतौर पर मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। इसलिए कभी कभी मैं नई कारों का मूल्यांकन करने के लिए टीम का अनुसरण करता हूं, उन्हें वीडियो शूट करने में मदद करता हूं, और अगर मेरे पास खाली समय है तो मैं सहकर्मियों के साथ रेस ट्रैक पर जाता हूं। इसलिए मैं बहुत सारे परीक्षण ड्राइवरों को जानता हूं। लुलु और यशवर्धन दोनों मोहित अत्री के उद्योग में बहुत रुचि रखते थे और उनसे कई सवाल पूछने लगे। एक पल उनसे पूछा गया कि कौन सी कार कंपनी सबसे अधिक निवेश करती है, दूसरा उनसे पूछ रहा था कि वह बाजार में कारों की एक निश्चित मूल्य सीमा के बीच किस ब्रांड या मॉडल की सिफारिश करेंगे। जगत मेहरा भी समय समय पर चिल्लाते रहे, विषय को आगे बढ़ाने में मदद करते थे और मोहित अत्री पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते थे। हालांकि मोहित अत्री ने जिस एक बात का जिक्र किया, उसने तुरंत जगत मेहरा का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक बार कई मोटर वाहन मीडिया आउटलेट एक ऑफ-रोडर का परीक्षण करने के लिए एक साथ गए। हम अपनी वेबसाइट पर शॉर्टहैंड थे, इसलिए मैं फोटोग्राफर के रूप में सेवा करने के लिए साथ गया। हम जिस वाहन का परीक्षण कर रहे थे, उसने एक ऑफ-रोडर होने का दावा किया था, लेकिन यह वास्तव में सीमित ऑफ-रोड क्षमताओं वाली एक शहरी एसयूवी थी और कोई रियर डिफरेंशियल लॉक नहीं था। खैर, यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। वैसे भी, जब हमारा काफिला निर्धारित मार्ग का अनुसरण कर रहा था, कुछ अजीब हुआ। मुख्य वाहन ने एक भेड़िए को टक्कर मार दी और मार डाला। एक साइड प्रोफाइल में मोहित अत्री पिछली सीट पर अपने दो सहपाठियों को अपनी कहानी सुना रहे थे। क्या आप लोग भेड़ियों के साथ एक जगह पर वाहन का परीक्षण नहीं कर रहे थे? यह सामान्य है ना? या बाद में आप भेड़ियों के झुंड से घिरे हुए थे? यशवर्धन ने उत्सुकता से पूछा। मोहित अत्री ने अपनी आवाज धीमी करते हुए रहस्यमय स्वर में कहा, ऐसा नहीं, भेड़िए को बुरी तरह मारा गया था। हमने शुरू में सोचा था कि यह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह लड़खड़ा गया और भाग गया। साथ ही आगे की कार में सवार लोगों ने कहा कि उस भेड़िए के सिर पर सींग थे। एक सींग वाला भेड़िया? उन्होंने इसे गलत देखा होगा। सींगों वाला भेड़िया? अगर हॉर्न घोड़े से आया होता तो यह एक गेंडा हो सकता था जिसे आपने मारा था। लेकिन सींग वाला भेड़िया किस तरह का राक्षस है? लुलु मदद नहीं कर सका लेकिन हंस सका। यूनिकॉर्न परियों की कहानियों के जीव हैं, यशवर्धन ने व्यंग्यात्मक लहजे में मोहित अत्री से पूछा। क्या आप सभी मीडिया के लोग नहीं हैं? क्या किसी ने फोटो या वीडियो नहीं लिया? क्या कारों में डैश कैम नहीं थे? यह अजीब हिस्सा है, मोहित अत्री ने कहा। डैश कैम ने इसे रिकॉर्ड किया। मीडिया में हम में से कुछ लोग आसपास के दृश्यों की तस्वीरें ले रहे थे और हमने इसे भी पकड़ लिया। मैंने उन छवियों और वीडियो को देखा है और वास्तव में एक सिंह के साथ कुछ मारा गया था। यह एक कैनेड की तरह लग रहा था। उत्सुक होकर लुलु ने पूछा, वीडियो और छवियों के साथ? यह काफी खबर होनी चाहिए थी। आपने एक नई प्रजाति की खोज की। मैं अभी तक अजीब हिस्से तक भी नहीं पहुंचा हूं, मोहित अत्री ने कहा। आ जाओ मेरे भाई जून, आप सदियों से इस अजीब हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। इतना अजीब क्या है? यशवर्धन ने चिढ़ाया। आपके वीडियो, आपकी छवि फाइलें, वे सभी गायब नहीं हुए, है ना? जगत मेहरा ने यादृच्छिक रूप से टिप्पणी की। हाँ, मोहित अत्री ने तुरंत अपने अनुमान की पुष्टि की, फिर कहा, जब हम उस रात शिविर में लौटे तो हमारे उपकरणों में सभी संबंधित वीडियो और तस्वीरें गायब हो गई थीं, यहाँ तक कि कार से ड्राइविंग रिकॉर्ड भी गायब हो गए थे, न केवल एक वाहन के लिए बल्कि उन सभी के लिए। क्या उन्हें किसी ने हटा दिया था? यशवर्धन ने आश्चर्य से पूछा। जब तक हम उन्हें खुद डिलीट नहीं करते, मोहित अत्री ने अपना सिर हिलाया। बहुत से लोगों ने वीडियो कॉपी किए थे, मैंने उन्हें भी कॉपी किया था।
तो फिर आपको लगता है कि आप सभी ने उनकी नकल करने का प्रबंधन नहीं किया? यशवर्धन ने सुझाव दिया। मोहित अत्री ने जवाब दिया, असंभव, मैंने उन्हें अपने डिवाइस पर चेक किया था। जगत मेहरा ने पूछा, क्या आपने सड़क पर कोई ब्रेक लिया? मोहित अत्री ने कहा, हम कई बार रुके, एक पंक्चर टायर, एक टूटी हुई पानी की टंकी थी। मोहित अत्री ने कहा, लेकिन हमने वास्तव में इस मुद्दे को आधे रास्ते में देखा। भेड़िए को टक्कर मारने वाली कार पर सारा खून और फर चला गया था। क्या यह थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाने के बाद धूल या किसी और चीज से ढका हो सकता था? या पोखर से गुजरने के बाद पानी से धो गए? लुलू ने सुझाव दिया। मोहित अत्री ने कहा, नहीं, अगर ऐसा भी है तो कोई निशान नहीं बचेगा। मोहित अत्री ने कहा, जब हम शिविर में वापस आए तो हमने उस कार का निरीक्षण करने के लिए उस कार का पूरा बम्पर भी उतार दिया। वास्तव में खून की एक बूंद भी नहीं थी या भेड़ियों के बालों का एक भी टुकड़ा नहीं था। और कैंप मैकेनिक ने कहा, बम्पर पर हुए नुकसान से ऐसा नहीं लग रहा था कि कार किसी जानवर से टकरा गई है, बल्कि एक चट्टान से टकरा गई है। लेकिन हमारे सभी वीडियो और तस्वीरें जो हमें सही साबित कर सकती थीं, चली गईं। सभी कारों के सभी ड्राइविंग रिकॉर्ड बंद कर दिए गए थे। उस दिन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे कि जब हम रवाना हुए तो हमने उन्हें कभी चालू नहीं किया था। लेकिन मुझे यकीन है, गतिविधि के प्रभारी टीम लीडर ने हमारे रवाना होने से पहले कार के सभी डैश कैम की जांच की थी। हमने खुद की भी जांच की थी। यह है बहुत अजीब है, लुलू ने आश्चर्य से टिप्पणी की। यशवर्धन ने भी अपना संदेह साझा किया, बहुत अजीब। ऐसा लगता है कि आप एक कहानी बना रहे हैं। क्या आप सभी को सामूहिक भ्रम नहीं है? उस दिन हम में से 1 या 2 से अधिक थे, 20 से अधिक थे। हम सभी को एक ही भ्रम कैसे हो सकता था और कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा सकता था? मोहित अत्री ने इस बात का खंडन किया, लेकिन बाद में सभी ने वास्तव में धीरे धीरे स्वीकार किया कि कार एक चट्टान से टकरा गई थी। और जब हम बाहर निकले तो हम डैशकैम खोलना भूल गए, क्योंकि कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है जो समझ में आता है। मोहित अत्री, क्या आपको यकीन है कि आप मुझे धोखा देने के लिए कहानियां नहीं बना रहे हैं? लुलू अभी भी संशय में रहा। आप इसे एक कहानी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ओह ठीक है, मैंने एक बार इस बारे में दूसरे मीडिया के एक फोटोग्राफर के साथ बातचीत की थी और उनके पास एक सिद्धांत था। उन्होंने सुझाव दिया कि हमने सांसारिक रेखाओं के अभिसरण का अनुभव किया होगा। क्या आप मंडेला प्रभाव के बारे में जानते हैं? यह तब होता है जब ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में एक समूह की सामूहिक स्मृति तथ्यात्मक घटनाओं से भिन्न होती है। यह वास्तव में एक दूसरे पर कई ब्रह्मांडों के प्रभाव के कारण होता है। जब हमारी लीड कार सींग वाले भेड़िए से टकराई तो यह शायद एक और समानांतर ब्रह्मांड में हुआ और वे यादें हमारे दिमाग में फिसल गईं। उस ब्रह्मांड में हमने अपने डैशकैम चालू किए और हमने विचित्र सींग वाले भेड़िए को मारा। लेकिन हमारी दुनिया में कार केवल एक चट्टान से टकराई थी। हम बेड़े के डैशकैम को चालू करना भूल गए थे और हमने सींग वाले भेड़िए से संबंधित कोई छवि नहीं खींची। यशवर्धन ने बस चकित होकर देखा, पवित्र बकवास। मोहित अत्री, आप लोग एक कार का परीक्षण करने जाते हैं और जानवरों की दुनिया से राक्षसों की विशेषता वाली डरावनी फिल्मों में कूद जाते हैं, और अब आप सीधे विज्ञान फाई में कूद रहे हैं। जहां तक मोहित अत्री की कहानी की बात है, यशवर्धन और लुलू को स्वाभाविक रूप से विश्वास करना मुश्किल हो गया। यहां तक कि खुद मोहित अत्री भी निश्चित नहीं थे कि यह वास्तव में हुआ था या नहीं। जब लुलू और यशवर्धन गांग ने मोहित अत्री से कार मूल्यांकन उद्योग में किसी भी दिलचस्प अनुभव के बारे में पूछा, तो मोहित अत्री ने अवचेतन रूप से इस गहराई से प्रभावित घटना को याद किया। उसने खुद इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसे साझा करने के लिए एक अफवाह कहानी के रूप में सोचा। हालांकि मोहित अत्री की कहानी सुनकर गाड़ी चला रहे जगत मेहरा को एक अस्पष्ट अनुमान लगा। मोहित अत्री और अन्य लोगों ने जो घटनाएं अनुभव की, उनका म्यूटेंट से कुछ लेना देना हो सकता है। कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। भेड़िए के सींग थे, जो सामान्य जैविक रूप से विचलन था। इसमें उच्च शारीरिक शक्ति थी, जो एक कार से टकराने के बाद जल्दी से भाग जाती थी। अवशिष्ट शरीर के ऊतक रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गए। यदि सींग वाला भेड़िया वास्तव में अस्तित्व में था, तो यह बहुत संभावना है कि यह एक उत्परिवर्ती हो सकता है।
जगत मेहरा की गैर ह्यूमनॉइड म्यूटेंट, जैसे कि विशालकाय उल्लू या उत्परिवर्तित मकड़ियों की पूर्व समझ के आधार पर उन सभी में उच्च बुद्धि है। वे सचेत रूप से मानव बस्तियों से दूर रहते हैं, जानबूझकर भीड़ से बचते हैं, मनुष्यों के खतरे के बारे में अपनी जागरूकता का प्रमाण देते हैं। म्यूटेंट में आमतौर पर मजबूत संवेदी क्षमताएं होती हैं, वे मूर्खतापूर्ण ढंग से कारों के काफिले से नहीं टकराएंगे। इसलिए जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि यदि सींग वाला भेड़िया एक उत्परिवर्ती था, तो काफिले में उसका लापरवाह हमला और बाद में जल्दबाजी में भागना शिकार या शिकार का परिणाम हो सकता था। इसके शिकार का लक्ष्य या इसका शिकार करने वाला प्राणी एक उत्परिवर्ती भी हो सकता है। आखिरकार पिशाच और म्यूटेंट स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। मोहित अत्री के विवरण के आधार पर सींग वाला भेड़िया शिकारी के बजाय शिकार होने की अधिक संभावना थी। काफिले के ड्राइविंग रिकॉर्डर द्वारा कैप्चर किए गए सभी फुटेज, साथ ही उनके कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरें और वीडियो पूरी तरह से खो गए थे। यह संभवतः उत्परिवर्ती का सींग वाले भेड़िया का शिकार करने का काम था। परिणामों को ध्यान में रखते हुए, यदि शिकारी पिशाच था, तो उन्हें एक उत्परिवर्तित मानव भी होना चाहिए। जंगली जानवरों या कीड़ों से उत्पन्न होने वाले म्यूटेंट के रूप में आमतौर पर जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए साइलेंसिंग की विधि अपनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उत्परिवर्तित मकड़ी जिसने होस्ट बनर्जी और 2 अन्य को मार डाला था। उन्हें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से वीडियो और छवियों को मिटाने के लिए कहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मोहित अत्री से कुछ सूक्ष्म रूप से पूछे गए सवालों के माध्यम से जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि सींग वाले भेड़िए का शिकार करने वाले व्यक्ति या पिशाच ने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की थी जब वे शिविर के रास्ते में एक कार के टूटने को ठीक कर रहे थे। जहां तक यह सवाल है कि उन्होंने यह कैसे किया, जगत मेहरा ने 2 संभावनाओं का अनुमान लगाया। एक, उनके पास उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दूरस्थ रूप से संचालित करने की कुछ क्षमता या उपकरण है। दूसरा यह है कि वे किसी को सचेत किए बिना चुपके से संपर्क करते हैं और उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कठिनाई को ध्यान में रखते हुए जगत मेहरा का मानना है कि बाद की विधि का उपयोग किया गया था। जगत मेहरा ने दिव्य प्रौद्योगिकी के बारे में सोचा। क्या उन्होंने ऐसा किया? यदि हां, तो उन्हें अब तक सींग वाले भेड़िया को पकड़ लेना चाहिए था, है ना? उन्होंने सोचा कि क्या यह पहले से ही एक पिशाच द्वारा खाया गया था या किसी प्रयोगशाला में एक शोध विषय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। बेशक यह अभी तक निश्चितता के साथ स्थापित नहीं हुआ है कि सींग वाला भेड़िया एक उत्परिवर्ती है। धारणाएं अभी भी अटकलों के चरण में हैं। लेकिन कम से कम मोहित अत्री के मानस के जगत मेहरा के मॉडल के आधार पर मोहित अत्री ने उनके कथन को झांसा नहीं दिया या गढ़ा नहीं था। ये ऐसे विवरण थे जिनमें मोहित अत्री वास्तव में विश्वास करते थे। शायद भविष्य में उस स्थान की यात्रा करना सार्थक होगा जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। हालांकि मोहित अत्री के अनुसार यह घटना 2 साल पहले हुई थी, इसलिए संदेह है कि कोई सुराग बचा होगा। उन तीनों को होटल में छोड़ने और उन्हें उनके कमरों में बसाने के बाद जगत मेहरा तुरंत चले गए। शादी से 1 दिन पहले भी बहुत कुछ किया जाना बाकी था, खासकर जब से वह प्रदीप भाटी की कार चला रहा था। इसके बाद जगत मेहरा ने एक चालक के रूप में दिन बिताया, बार बार लोगों को इधर उधर घुमाया। कभी कभी वह शादी की व्यवस्था की जांच करने या चीजें खरीदने जाता था। अन्य समय में वह प्रदीप भाटी या कीर्तिका देसाई के रिश्तेदारों और दोस्तों को उठाते थे जो अभी अभी आए थे। इस बीच प्रदीप भाटी जगत मेहरा के थकने के बारे में थोड़ा चिंतित थे और उन्हें किसी और के साथ बदलने पर विचार कर रहे थे। हालांकि जगत मेहरा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह पूरी तरह से सहज और ऊर्जावान है। चूंकि कुछ समय के लिए मदद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनके पास उस पर भरोसा करना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार कई कार्यों में सिर्फ ड्राइविंग से कहीं अधिक शामिल था, उन्हें विवरणों की मेजबानी और पुष्टि करने में भी सहायता करनी थी। इन कार्यों के लिए जगत मेहरा जितना उपयुक्त कोई नहीं था। शाम 9 बजे तक जगत मेहरा प्रदीप भाटी की कार को शहर के चारों ओर चला रहे थे। हालांकि अब उनके बगल में बैठा व्यक्ति रश्मि सिंह था। कीर्तिका देसाई की नौकरानी के रूप में रश्मि सिंह और उनकी बहन भी मदद कर रहे थे। अब वह कल सुबह शादी के लिए जरूरी सामान लेने के लिए जगत मेहरा के साथ एक दुकान पर जा रही थी।
चूंकि वे रात के खाने के समय व्यस्त थे और केवल थोड़ा ही खाया था, रश्मि सिंह अब यात्री सीट पर एक टूना सैंडविच खा रही थी। टूना सैंडविच को असल में जगत मेहरा ने खरीदा था। जब उन्होंने रश्मि सिंह को कीर्तिका देसाई के घर पर देखा तो उन्होंने तुरंत अपने अनुभूति मॉडल के माध्यम से महसूस किया कि वह अभी भी भूखी है। इसलिए उनके जाने के बाद उसने उसे पास की एक बेकरी से यह सैंडविच खरीदा। यह इस समय भी था कि उन्हें कुछ अनुकूलित वस्तुओं को लेने के लिए स्टोर पर जाने के लिए किसी की आवश्यकता थी और जगत मेहरा ने सीधे रश्मि सिंह को अपने साथ आने के लिए कहा। आपको कैसे पता चला कि मुझे टूना सैंडविच पसंद है? रश्मि सिंह ने पूछा, जो अभी भी काट काट कर खा रही थी। कौन नहीं करता? जगत मेहरा हंस पड़े। उसने कुछ भी यादृच्छिक नहीं खरीदा। रश्मि सिंह को क्या खाना पसंद था, उसकी स्वाद की प्राथमिकताएं, इस बात की संभावना नहीं थी कि इस दुनिया में कोई भी उसे उससे बेहतर जानता हो। यहां तक कि खुद रश्मि सिंह को भी इतनी व्यापक समझ नहीं हो सकती है। आवश्यक रूप से नहीं। कविता को टूना सैंडविच पसंद नहीं है। वह कहती है कि उसे स्वाद से नफरत है। आपको इतने छोटे टुकड़ों में खाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें भोजन को नीचे भेड़िया करते देखा है। इस महिला जैसी हरकत को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जगत मेहरा ने गाड़ी चलाते समय मजाक किया। रश्मि सिंह ने उसे एक तरफ देखा लेकिन उसने अपना अभिनय रोक दिया और सैंडविच को और अधिक दिल से खाना शुरू कर दिया। फिर भी वह अभी भी कार पर चढ़ने से किसी भी टुकड़े को पकड़ने के लिए रैपिंग बैग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त सतर्क थी। एक बार जब उसने अपना सैंडविच खत्म कर लिया तो जगत मेहरा ने लापरवाही से उसे मिनरल वाटर की एक बोतल दी। कुछ घूंट लेने के बाद कार सुचारू रूप से रुक गई। हम यहाँ हैं? बोतल को बंद करते हुए रश्मि सिंह ने जगत मेहरा को देखकर कुछ आश्चर्यचकित देखा। ऐसा लगता है जैसे आपने इसे पूरी तरह से समय दिया हो। क्या आपने अनुमान लगाया था कि मैं कब खाना खत्म करूंगा? बेशक, मेरे पास दिव्य गणना है। जगत मेहरा ने कबूल किया कि उन्होंने काफी जानबूझकर गणना की, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समय का दबाव डाला। हालांकि रश्मि सिंह ने इसे नहीं खरीदा और उपहास करते हुए कहा, दिखावा। स्टोर में उन्होंने स्टोर क्लर्क के साथ पुष्टि की कि कस्टम ऑर्डर अभी भी उत्पादन के अधीन था और इसे पूरा होने में आधे घंटे से 40 मिनट तक का समय लगेगा। चूंकि उन्हें कल की शुरुआत में इसकी आवश्यकता थी, स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्टोर में इंतजार करना चुना। वे आराम करने के लिए दुकान में सोफे पर बैठ गए। प्रारंभ में उनमें से प्रत्येक ने क्रमशः एक लंबे और एक सोफे पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे ही वे बैठे, रश्मि सिंह ने कुछ सोचा। अपना फोन निकालते हुए और मुस्कुराते हुए उसने जगत मेहरा को अपने पास बैठने के लिए कहा, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जगत मेहरा उत्सुकता से रश्मि सिंह के फोन को देखते हुए आगे बढ़ गया। अगर जतिन ने यह कहा होता तो जगत मेहरा को लगता कि यह कोई मजेदार वीडियो या ऐसा ही कुछ था। लेकिन भले ही वह रश्मि सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसके बारे में एक बहुत ही पूर्ण संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित कर चुका था, फिर भी वह अनुमान नहीं लगा सकता था कि कुछ से उसका क्या मतलब है। रश्मि सिंह ने जो खोला वह एक ऑडियो फाइल थी। वह मूल रूप से इसे सीधे बजाना चाहती थी, लेकिन एक पल के लिए सोचते हुए उसने अपने बैग से कुछ ईयरफोन निकाले और उन्हें जगत मेहरा को सौंप दिया। आप सुनो। क्या यह एक नया कवर है या एक गीत जो उसने खुद लिखा है? जैसे ही जगत मेहरा ने ईयरफोन लिया, उसने रश्मि सिंह की ओर देखा और तुरंत फैसला किया कि यह ऑडियो उसका गायन नहीं हो सकता है, अन्यथा वह इतनी उम्मीद और गर्व महसूस नहीं कर रही होगी। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर जगत मेहरा को दिखा रही थी। जगत मेहरा को ईयरफोन लगाते देख रश्मि सिंह ने ऑडियो बजाया और पूछा, क्या यह बहुत नरम है? आप वॉल्यूम को स्वयं समायोजित करते हैं, है ना? वॉल्यूम एक स्तर पर सेट किया गया था, लेकिन जगत मेहरा के लिए यह पर्याप्त था। यहां तक कि उसे जानबूझकर अपनी अधिकांश सुनने की क्षमता को बंद करना पड़ा, अन्यथा यह बहुत जोर से होगा। दिल के माध्यम से गोली मार दी और आप दोषी हैं, आप प्यार को एक बुरा नाम देते हैं। शुरुआत सुनने के बाद जगत मेहरा को पता चला कि यह बॉन जोवी का एक पुराना गाना यू गिव लव ए बैड नेम था, लेकिन यह वास्तव में रश्मि सिंह का गायन था जो उनके पिछले फैसले का खंडन करता था। बेशक रश्मि सिंह की गायकी काफी अच्छी थी,
बहुत ही स्वादिष्ट, आक्रामकता और उग्रता की भावना के साथ। अगर जगत मेहरा उसे नहीं जानता था और केवल उसे गाते हुए सुनता था, तो वह स्टील के नाखूनों से जड़ी एक प्रदर्शन पोशाक में एक लंबी, ठंडी दिखने वाली रॉक दिवा की कल्पना करता, जो गाती है और उसके बालों को उछालती है। पहले कोरस में यह अब रश्मि सिंह की आवाज नहीं थी, यह एक प्यारी लड़की की आवाज में बदल गई थी। शब्द दिल के माध्यम से गोली मार दी, एक एक करके बाहर पॉप आउट करने के लिए लग रहा था, फिर भी प्रत्येक पूरी तरह से धुन में था, एक छोटी लड़की की तरह ऊपर और नीचे उछलते हुए, एक बहुत ही प्यारा एहसास दे रहा था। जगत मेहरा एक पल के लिए रुका और तुरंत महसूस किया कि यह किसकी आवाज थी। ऑडियो फाइल की प्रगति के अनुसार कोरस तक पहुंचना चाहिए था, यह देखकर रश्मि सिंह उसका चेहरा देख रही थी। उसके चेहरे पर अप्रत्याशित अभिव्यक्ति को देखकर जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह एक विजयी मुस्कान का विरोध नहीं कर सकी। जगत मेहरा के सुनना समाप्त करने और ईयरफोन हटाने के बाद रश्मि सिंह ने तुरंत पूछा, यह कैसा है? क्या आप पहचान गए कि कौन गा रहा था? आप और गुड्डू, जगत मेहरा ने कहा। जी हाँ, कोरस में जो मीठी आवाज थी, वह गुड्डू की थी। विकासनगर शहर जाने से पहले वह गोल्ड स्पार्कल उसके पास छोड़ गया था। रश्मि सिंह और अन्य लोगों की सहमति प्राप्त करने के बाद उसने रश्मि सिंह, कविता बंसल और जिया राठौर से जुड़े अपने व्हाट्सएप ग्रुप में गुड्डू को जोड़ा। उसके अकेलेपन और दोस्तों की लालसा को महसूस करते हुए, जिस तरह से उसने उस प्राणी के साथ व्यवहार किया जिसे उसने 8 सशस्त्र राक्षस माना था, उसने उसे अपने दोस्तों से मिलवाने का फैसला किया। जगत मेहरा के मार्गदर्शन में रश्मि सिंह और अन्य लोगों ने गुड्डू को जल्दी से स्वीकार कर लिया। विकासनगर शहर में अपने दिनों के दौरान उनकी समूह चैट जीवंत थी। अप्रत्याशित रूप से गुड्डू को रश्मि सिंह ने गायन में शामिल किया। ईमानदारी से कहूं तो गुड्डू की गायन आवाज और उसकी सामान्य बोलने वाली आवाज के बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण था। दिन प्रतिदिन की बातचीत में उसकी आवाज काफी कम और धीमी थी, जिससे उसे अधिक परिपक्व आचरण मिला। जगत मेहरा जानती थी कि वह जानबूझकर खुद को और अधिक परिपक्व और समझदार दिखाने की कोशिश कर रही है। जब वह गाती थी, तो वह अपनी प्राकृतिक आवाज को छिपा नहीं सकती थी। यह प्राकृतिक और अनर्गल आवाज जानबूझकर आवाज मॉड्यूलेशन की तुलना में कान को बहुत अधिक भाती थी। नासमझ भावना भी बहुत विशिष्ट थी। इसके अलावा उनके द्वारा गाए गए कुछ पंक्तियों को देखते हुए उनकी संगीत योग्यता बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे कि उनके पास एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। बेशक रश्मि सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। गाने का चुनाव भी दिलचस्प था। रश्मि सिंह की आक्रामक आवाज गुड्डू की गंभीर और नासमझ आवाज के साथ मिलकर एक अनोखा विरोधाभास पैदा किया। फिर भी यह अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण और थोड़ा प्रफुल्लित करने वाला भी लगा, जिससे जगत मेहरा हंसना चाहते थे। आप लोगों ने इसे कब रिकॉर्ड किया? जगत मेहरा ने उत्सुकता से पूछा। अभी कुछ दिन पहले। इस संस्करण में कुछ खामियां हैं। बाद में मैं अपने पुराने रिकॉर्डिंग उपकरण को फिर से रिकॉर्डिंग के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी के माध्यम से गुड्डू को भेजूंगा। प्रभाव बहुत बेहतर होने की संभावना है, रश्मि सिंह ने कुछ गर्व के साथ कहा। प्रभावशाली। गुड्डू को इतने लंबे समय से जानने के बाद मुझे उसकी गायन आवाज कभी नहीं मिली। इतना आकर्षक। बॉस टैंग की वास्तव में समझदार आंखें हैं, जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। बेशक, रश्मि सिंह ने जवाब दिया, फिर कुछ उत्सुकता से पूछा, वैसे मैंने पहले निदेशक मौलासी से सुना था कि उनकी कंपनी आपके साथ जिस परियोजना में सहयोग कर रही है, उसमें आपको यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आप इस अवधि के दौरान किसी और चीज के लिए शहर से बाहर गए थे? जगत मेहरा ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं कुछ चीजों की पुष्टि करने गया था, कुछ भी बड़ा नहीं है। ओह, क्या आप और निर्देशक मौलासी ठीक से चल रहे हैं? उसने स्वेच्छा से मुझे और कविता को कई बार बाहर आमंत्रित किया, रश्मि सिंह ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कुछ झिझकते हुए जोड़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हुए, लेकिन मैं वास्तव में उसे पसंद नहीं करता। ओह, क्यों? उन्होंने कहा, मुझे हमेशा लगता है कि वह मेरे और कविता के माध्यम से आपके बारे में जानकारी के लिए जानबूझकर या नहीं जांच करने की कोशिश कर रही है।
उसने आप में निवेश करने की कोशिश करने का भी उल्लेख किया और पूछा कि क्या मैं शामिल होना चाहता हूं। रश्मि सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि अगर वह इन मामलों पर सीधे आपके साथ चर्चा नहीं करती है तो कुछ गड़बड़ होगी। जगत मेहरा हंस पड़ा, यह समझकर कि चंचल मौलासी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले निदेशक लिन, विक्रम राज और विक्रम राज द्वारा निर्मित टीम के प्रमुख सदस्यों के साथ कई ऑनलाइन बैठकें की थीं। उन्होंने उन्हें अपने द्वारा विकसित किए गए लगभग सभी घटकों को भी भेजा था। परियोजना तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी और पहले से ही आंतरिक परीक्षण चरण में थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस परियोजना के परिणाम चंचल मौलासी को आश्चर्यचकित कर देंगे और वह शायद जगत मेहरा के साथ एक और उद्यम पर सहयोग करना चाहती थीं। लेकिन उनके पिछले सहयोग के दौरान जगत मेहरा की सनकी मांगों के आलोक में वह इस बीच अपने दोस्तों को शामिल करते हुए एक गोल चक्कर फैशन में इसके बारे में जाने की कोशिश कर रही थी। जगत मेहरा ने रश्मि सिंह से कहा, यह ठीक है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जगत मेहरा सुबह 1 बजे के बाद तक व्यस्त थे, फिर भी देर रात तक आने वाले मेहमानों को उनके होटल के कमरों को समायोजित करने में मदद कर रहे थे। अनजाने में अब शादी की तैयारियों के दौरान किसी भी समस्या को सीधे जगत मेहरा से पूछा जाता था, जब तक कि उन्हें प्रदीप भाटी या उनके माता पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जगत मेहरा को न केवल कल की शादी की प्रक्रिया और विवरण बहुत स्पष्ट रूप से याद थे, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग में एक संज्ञानात्मक मॉडल भी स्थापित किया। वह जानता था कि माता पिता दोनों की मांगें क्या हैं, यह जानते थे कि किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है, और कभी कभी प्रदीप भाटी से उनका उल्लेख करते थे। फिर वह खुद इधर उधर भागता था, चीजों की पुष्टि करने जाता था। धीरे धीरे सभी दलों ने उन्हें संचार के लिए प्रदीप भाटी के प्रतिनिधि के रूप में भी मान्यता दी। आधी रात तक कीर्तिका देसाई ने प्रदीप भाटी को बताया कि उनके भाई ने जगत मेहरा को काम में व्यस्त देखकर निजी तौर पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि वेडिंग सर्विस कंपनी का यह युवक बहुत सक्षम, स्पष्ट दिमाग वाला और मेहनती है और उन्हें अपनी कंपनी के लिए उसका शिकार करने पर विचार करना चाहिए। दरअसल शुरू से ही जगत मेहरा ने इतनी जिम्मेदारी लेने की योजना नहीं बनाई थी। वह बस मेहमानों को लेने और काम चलाने में मदद करने की योजना बना रहा था। आखिरकार उसकी कभी शादी नहीं हुई थी और वह प्रदीप भाटी के परिवार में कोई बड़ा नहीं था। समस्या यह थी कि एक बार जब उसने किसी चीज की परवाह करना शुरू कर दिया तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे प्राप्त जानकारी के विभिन्न टुकड़ों के लिए संज्ञानात्मक मॉडल बना सकता था। फिर वह समग्र तस्वीर से लेकर बारीकियों तक हर चीज पर विचार करेगा और अनजाने में कुछ योजनाओं के साथ आया, सबसे कुशल निष्पादन आदेश की व्यवस्था करेगा। यदि वह इस मामले में विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं रखता था तो वह शायद अपने विचारों की परवाह किए बिना कोई सुझाव नहीं देगा या कोई उपद्रव नहीं करेगा। फिर भी वह संभवतः प्रदीप भाटी की शादी की परवाह नहीं कर सकता था। इसलिए जब भी उन्होंने कुछ विवरण देखे जिन्हें अच्छी तरह से संभाला नहीं गया था या कुछ व्यवस्थाएं थीं जिनमें समस्याएं थीं, तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसे इंगित करता था। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक सुझाव देता रहा, सभी ने उसके स्पष्टीकरण को सुना, यह महसूस करते हुए कि वे समझ में आते हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह युवक बहुत अच्छा है। इसके अलावा चूंकि दूल्हा और दुल्हन दोनों ने उसके निर्णयों को मंजूरी दे दी थी, स्वाभाविक रूप से सभी ने उसे निर्णय लेने दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शादी की कंपनी हो या दोनों तरफ से मदद करने वाले रिश्तेदार और दोस्त, या शादी में शामिल होने के लिए अन्य स्थानों से आए मेहमान। जब तक वह उनसे मिला था वह उन्हें पहचान सकता था और उनके नाम याद रख सकता था। इससे सभी को लगा कि वह और भी अधिक विश्वसनीय है। चीजों को थोड़ा व्यस्त क्यों नहीं होने दिया जाता? आखिरकार ऐसा श्रमसाध्य काम उसके लिए कुछ भी नहीं था। प्रदीप भाटी, जतिन, रश्मि सिंह और अन्य लोग उसके लिए अधिक चिंतित थे। उन्हें डर था कि वह अपने दम पर सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे। वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि उसे सोने की जरूरत नहीं है और वह जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक स्थिति का उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन उनकी कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह जगत मेहरा जल्दी आए, शादी कंपनी के कर्मचारियों के साथ समन्वय किया, शादी की कारों की सजावट की व्यवस्था की और गुलदस्ते तैयार किए। इस प्रक्रिया में
उन्होंने एक ब्रेक लिया और लापरवाही से उन कई वस्तुओं को महसूस किया जिनके साथ उन्होंने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था। उन्होंने पाया कि निर्जन किनलिंग क्षेत्र में बची हुई हड्डियां पहले ही पहाड़ों को छोड़ चुकी थीं और अब राजमार्ग पर थीं। ये लोग काफी लंबे समय से पहाड़ों में हैं, लेकिन इसे समझा जा सकता है। जगत मेहरा के विपरीत, उन्हें आपूर्ति और आराम की आवश्यकता होती है और सभी इलाकों को आसानी से पार नहीं किया जा सकता है। इनकी संख्या कम नहीं है और वे पहाड़ों से लाए गए बहुत सारे उपकरण और सामान ले जा रहे हैं, इसलिए उनकी गति तेज मानी जा सकती है। जगत मेहरा ने तब खरगोश की लकड़ी की नक्काशी को महसूस किया। वह राहत की सांस की भावना महसूस कर सकता था। जिन लोगों ने किनलिंग निर्जन क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी उनके सपनों को प्रभावित करेगी जब वे सो रहे थे, इसलिए उन्होंने सो जाने के बाद अपनी दूरी बनाए रखी। लेकिन जाहिर है, वे अभी भी यह महसूस नहीं कर सकते हैं कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी जागने पर भी उनकी भावनाओं को इकट्ठा कर सकती है। ऐसा लगता है कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी उन लोगों पर काफी मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है जो किनलिंग निर्जन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे किनलिंग निर्जन क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, उन्हें आपदा से बचने का एहसास होता है। जगत मेहरा को समझ में नहीं आया। अगली बात यह देखने के लिए थी कि स्थापित सुपर संवेदी संपर्क के साथ हड्डियों को कहाँ भेजा गया था। यदि इसे विकासनगर शहर में भेजा जाता है तो यह सबसे अच्छा होगा। वह पहले से ही उस जगह से परिचित था और उसके पास घुसपैठ करने की एक स्थापित योजना थी। उस समय तक डिवाइन टेक्नोलॉजी के पीछे का व्यक्ति, चाहे वह आरव सिंह हो या मिजो द्वारा उल्लिखित मिस्टर बिष्ट के व्यक्तिगत रूप से आने की बहुत संभावना है। अपनी विभिन्न संवेदी क्षमताओं के साथ जब तक पिशाच या म्यूटेंट दिखाई देते हैं, वह निश्चित रूप से इसका पहले से पता लगाने में सक्षम होगा। अगर विकासनगर शहर में नहीं तो यह भी अच्छा है। यह जगत मेहरा को डिवाइन टेक्नोलॉजी से संबंधित एक और गुप्त अनुसंधान केंद्र की खोज करने की अनुमति देगा। सुबह सुबह जब प्रदीप भाटी ने उठकर कपड़े बदले और तैयार होकर शादी की गाड़ी में बैठ गए, जगत मेहरा ने पहले ही उसे ध्यान देने के लिए कुछ चीजें बता दीं, साथ ही अगले कदम, अनुमानित समय आदि भी। जब जगत मेहरा ने व्यवस्था समाप्त की तो प्रदीप भाटी ने जटिल भाव से उसकी ओर देखा। वह फुसफुसाया, धन्यवाद दोस्त। चूंकि हम भाई हैं, इसलिए विनम्र मत बनो। जगत मेहरा ने उनके कंधे को थपथपाया और कोपायलट पोजीशन में बैठ गए। वह जानता था कि प्रदीप भाटी न केवल आभारी थे, बल्कि उनके मन में बहुत सारे संदेह या आश्चर्य भी थे। क्योंकि अगर यह पहले था तो उसे इधर उधर भागने के लिए कहना ठीक होगा और परिचित सहपाठियों का अभिवादन करना मुश्किल से स्वीकार्य होगा, लेकिन उसे अक्सर अजनबियों के साथ बातचीत करना, उन लोगों से निपटना जो वह पहली बार मिले थे, सभी प्रकार के विवरणों का समन्वय करते थे, अजनबियों के साथ चर्चा करते थे और बातचीत करते थे, उसे मैराथन दौड़ने के लिए कहने की तुलना में कठिन था। ऐसा नहीं है कि वह मदद नहीं करना चाहेगा, बल्कि बस इतना है कि वह खुद को इसे अच्छी तरह से संभालने में सक्षम नहीं मानता था। इसलिए शुरुआत में प्रदीप भाटी ने उन्हें जो कार्य दिया, वह केवल अपने परिचित कॉलेज सहपाठियों का स्वागत करना और फिर कुछ चीजों को ले जाने में मदद करना था। सौभाग्य से जगत मेहरा ने पिछले कुछ महीनों में अक्सर अपने बदलावों को प्रदर्शित किया था, खासकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब वह रश्मि सिंह के घर पर थे, जिससे प्रदीप भाटी को सामाजिक कौशल में सुधार का एहसास हुआ। इसलिए वर्तमान परिवर्तन बहुत अचानक नहीं थे। दुल्हन को उठाते समय कीर्तिका देसाई ने कोई अत्यधिक कठिन खेल नहीं खेला। कुछ लाल लिफाफे देने और कुछ छोटे छोटे खेल खेलने के बाद दुल्हन को जल्दी से कार पर ले जाया गया, जो दुल्हन के कक्ष में जाने के लिए तैयार हो गई। सबसे अच्छे आदमी के रूप में जगत मेहरा ने स्वाभाविक रूप से पूरी प्रक्रिया का पालन किया। अगली प्रक्रिया में संभावित समस्याओं के बारे में लगातार सोचते रहे, जो विवरण अच्छी तरह से तैयार नहीं किए गए थे। दुर्घटना होने पर क्या करें, क्या आकस्मिक योजनाएं उपलब्ध थीं, आदि। शादी करते हुए जगत मेहरा के दिमाग में यह ऐसा था जैसे वह एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक गणमान्य व्यक्ति की सहायता कर रहा था, जो सुरक्षा प्रमुख और कार्यक्रम निदेशक दोनों के रूप में कार्य कर रहा था। सौभाग्य से सब कुछ सुचारू रूप से चला। हालांकि उनके दिमाग में कई आकस्मिक योजनाएं थीं, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई।
शादी के मार्च के दौरान दूल्हा प्रदीप भाटी और शादी की पोशाक पहने दुल्हन कीर्तिका देसाई ने एक साथ दृश्य में प्रवेश किया। मेजबान की जानबूझकर भावुक टिप्पणी के साथ जगत मेहरा ने कहा कि शादी में भाग लेने वाली कई महिला मेहमानों में आंसू आ गई थीं, गहराई से प्रभावित थीं और लगभग रो रही थीं। दुल्हन के पीछे चल रही सम्मान की नौकरानी वीना सिंह भी ऐसी ही थी, उनकी आंखों में आंसू थे और काफी भावुक थे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि कीर्तिका देसाई उसकी पुरानी सहपाठी और सबसे अच्छी दोस्त थीं, बल्कि इसलिए भी कि वह खुद शादी की तारीखों पर चर्चा कर रही थीं, इसलिए उन्हें स्थिति के साथ एक पहचान महसूस हुई। उनकी तुलना में रश्मि सिंह बेहतर स्थिति में थीं। उनके अनुसार उन्होंने कई शादियों में भाग लिया है और कई बार दुल्हन की सहेली रही हैं, इसलिए वह कुशल और अनुभवी है। दरअसल जगत मेहरा ने कई शादियों में भी शिरकत की थी। हालांकि जब उसने अन्य लोगों की शादियां देखीं, तो उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द आया, थका देने वाला। और यह भी परेशानी। उस समय वह अक्सर सोचता था कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो वह महिला की सहमति को देखते हुए चीजों को यथासंभव सरल रखने की कोशिश करेगा। बेशक सबसे अधिक संभावना यह थी कि ये मामले उसके ऊपर नहीं होंगे, उन्हें उसके माता पिता द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। हालांकि इस बार जगत मेहरा को पहली बार ईर्ष्या और पछतावे का हल्का सा एहसास हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके अच्छे दोस्त प्रदीप भाटी की शादी हो रही थी और न ही इसलिए कि वह इस शादी की तैयारी में व्यस्त थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वह जीवन भर इस तरह की सामान्य शादी कभी नहीं करेगा।